हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं हंटर इंटू हंटर के सीज़न 3 की। अगर आपने अभी तक इसके रिलेटेड सीज़न 1 और सीज़न 2 की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख सकते हो। सो आज मैं आपको इसके सीज़न 3 की कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा। एक्चुअली इसका जो सीज़न 3 है वो 20 एपिसोड्स का है, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि आज मैं आपको इसके पहले 10 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर यार इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप इसके सीज़न 3 के पहले 10 एपिसोड्स को समझ पाए। लेकिन अगर आपने अभी तक इसके सीज़न 1 और सीज़न 2 के रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके सीज़न 1 और सीज़न 2 की वीडियोस को देखने के बाद ही आप इस पूरे कंप्लीट स्टोरी को समझ पाओगे। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सीज़न 3 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि कुरापिका जो था वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था, जहाँ पर उसे नेन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। और तब नेन के बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग मिलने के बाद कुरापिका जो था वो एक्चुअली एक तरह की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता था, ताकि उस जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद वो एक फैंटम ट्रूप नाम के एक ग्रुप को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। क्योंकि फैंटम ट्रूप नाम का जो ग्रुप था उसने ही कुरापिका के पूरे क्लैन का सर्वनाश किया था, जिसकी वजह से कुरापिका उन लोगों से बदला लेना चाहता था। और तब वो माफिया का एक सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता था, ताकि उसका सिक्योरिटी गार्ड बनने के बाद वो कम्प्लीटली इस टास्क को अंजाम दे सके। जिसकी वजह से कुरापिका जो था वो अपना पूरा जो ऑडिशन मतलब जो अपना पूरा रजिस्ट्रेशन था वो उस जगह पर करवाता है जिस जगह पर ज़्यादातर नौकरियां वगैरह मिलती है। और तब कुरापिका को नेन की ट्रेनिंग मिलने के बाद उसे इस जगह पे पोस्टिंग मिल चुकी थी, जहाँ पर उसने इस जगह पे जाने का डिसाइड किया था। और तब इस जगह पे जाने के बाद उसे कम से कम 6 से 7 अलग अलग तरह के लोग मिले थे, जो अलग अलग तरह की स्पेशलिटीज से इंस्पायर्ड किए गए थे। एक्चुअली इसमें से एक बंदा था वो एक्चुअली छोटी छोटी पोएम्स लिखकर किसी पर भी अपना जादू चला सकता था। एक लेडी थी जो अपने चुंबन से किसी की भी हत्या करवा सकती थी। और उसी के साथ साथ एक लेडी थी जो एक्चुअली हार्ट बीट समझ कर लोगों को काम या फिर उसी के साथ लोगों को एग्रेसिव बना सकती थी। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किलोवा जो था वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इन 3-4 लोगों से होती है। और तब इनका जो सिक्योरिटी का हेड था वो इन सभी की ट्रेनिंग लेता है, ताकि उन ट्रेनिंग में अगर ये पास हुए तो इन सभी की जॉब पक्की हो जाएगी। जिसकी वजह से वो इन सभी की ट्रेनिंग लेने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो इन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। और तब इन्हें इनका एक पहला टास्क दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें एक अपने ही अंदर के एक ट्रेटर को खोजना था। मतलब इनका जो 5 लोगों का ग्रुप था उसमें एक ट्रेटर था जिसे इन सबको खोजना था, जहाँ पर कुरापिका और उसकी पूरी गैंग को बहलाने के लिए इन लोगों के पास एक फेक सोल्जर्स भेजे गए थे, जहाँ पर कुरापिका इन सोल्जर्स से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सफल हो चुका था। और तब वो इन सोल्जर्स से जब लड़ रहा था तब उसे ये बात पता चल गई थी कि एक्चुअली ये नेन से बनाए गए हैं, जिसकी वजह से कुरापिका उन सोल्जर्स को काफ़ी आराम से हरा चुका था। जिसके बाद उसने उन 5 में से किसी एक लोगों पर शक जाहिर किया कि यही शख्स होगा जो शायद से हमारे बीच का एक ट्रेटर है, जहाँ पर उस एक शख्स ने पहले तो खुद को प्रूव नहीं किया, मतलब पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन बाद में जब उस पोएट वाले बंदे ने उसके ऊपर अटैक करने का डिसाइड किया तब उसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पर उसका ये कहना था कि वो एक्चुअली काफ़ी टाइम से इस काम को कर रहा है, जिसकी वजह से उसका काम है यहाँ पर सिर्फ टेस्ट वगैरह लेना, ताकि किसी को भी किसी पर भी शक ना हो। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि सिक्योरिटी का जो हेड था वो इन सभी को ये बात बताता है कि आने वाले 2-4 दिनों में एक बहुत बड़ा ऑक्शन हम प्लान कर रहे हैं माफिया के गैंगस्टर्स, जहाँ पर जितने भी माफियाज जो पूरे वर्ल्ड में है वो सारे माफियाज इस मीटिंग में होंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मर्चेंडाइज का ऑक्शन होगा, और इस ऑक्शन में काफ़ी सारे मर्चेंडाइज को काफ़ी भारी दामों में बेचा जाएगा। इसी वजह से वहाँ पर चोरी और इसी के साथ जो बाकी के खतरे हैं उन सभी का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो तुम सभी को वहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन देनी है, और उसी के साथ साथ तुम्हें अपनी मालकी मतलब तुम्हें अपने मालिक की भी प्रोटेक्शन करनी है। जहाँ पर कुरापिका और ये सभी लोग जब उनकी मालकिन से मिलते हैं तब वो एक 8-9 साल की लड़की थी जो एक्चुअली फॉर्च्यून टेलर थी, मतलब उसी के फॉर्च्यून के अनुसार सारी चीज़ें चला करती थी, क्योंकि उसके अंदर एक बचपन से एबिलिटी थी। जैसे हर एक शख्स के अंदर एक एबिलिटी होती है, वैसे ही उस लड़की के अंदर भी ये एबिलिटी थी कि वो बचपन से ही फॉर्च्यून वगैरह बता सकती थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और तब इनका जो सिक्योरिटी का हेड था वो उस लड़की के फादर को ये सारी बात बताता है जिसके लिए वो काम किया करता था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फैंटम ट्रूप जो थे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जहाँ पर फैंटम ट्रूप का जो हेड था वो इन सभी को बुलाता है जो एक्चुअली उसके गैंग के लोग थे, जिसमें हिशुका भी शामिल था। और तब ये सभी गैंग मेंबर्स एक साथ जमना स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर हिशुका जो था वो सबसे आखिर में आ जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो सारे गैंग मेंबर्स थे ये
सभी लोग चोरी का प्लान कर रहे थे ताकि इस चोरी को अंजाम देने के बाद वो इस कंप्लीट मर्चेंडाइज को अपना सके, जिसकी वजह से इन सभी ने चोरी का प्लान बनाया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गॉन और किलोवा जो थे ये लोग उस सिटी में पहुंच चुके थे जहाँ पर ये ऑक्शन प्लान होने वाला था, क्योंकि गॉन और किलोवा, लियोरियो और उसे असद, कुरापिका, इन सभी ने ये प्लानिंग करी थी कि ये सभी लोग जब उस सिटी में पहुंचेंगे जहाँ पर ये ऑक्शन होने वाला है, तब ये चारों लोग एक साथ रीयूनाइट होंगे, जहाँ पर ये रीयूनाइट होने के बाद ये सभी लोग अपनी दोस्ती की बातें करेंगे, जिसकी वजह से कॉन और किलोवा ये दोनों पहुंच चुके थे जहां पर इन्हें उस गेम को खरीदना था जिस गेम के जरिए उन्हें कॉन के फादर का क्लू मिल पाता, जिसकी वजह से ये सभी लोग उस गेम को खरीदने की सोच रहे थे। लेकिन वो जो गेम था वो कम से कम 8 से 9 बिलियन तक का गेम था और इनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और तभी लियोरियो जो था वो भी इनसे मिल जाता है, जहाँ पर ये तीनों लोग जो थे, मतलब जहाँ पर गॉन और किलोवा, ये दोनों लियोरियो को भी सारी बातें बता देते हैं। और तब लियोरियो जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो अब इन सभी को पूरी तरीके से पैसे जीतवाएगा, क्योंकि पैसा मतलब लियोरियो की एक बहुत बड़ी ताकत थी, जहाँ पर वो एक तरह का इकोनॉमिस्ट था और उसे पैसों के रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी थी और उसे नए नए बिजनेसेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से पता थे, जिसकी वजह से लियोरियो ने गॉन और किलोवा इन दोनों की हेल्प करने का डिसाइड किया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुरापिका और उसे असद, जो उसकी पूरी गैंग थी, ये सभी लोग उस माफिया के फंक्शन में जाते हैं, जहाँ पर उस माफिया के फंक्शन में जाने से पहले इन सभी को एक छोटा सा टास्क दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ों को ढूंढना था। और तब कुरापिका जब एक पोस्ट फोटो को देखता है, तब वो एक कंप्लीट सडन शॉक में था, जहाँ पर एक फोटो जो थी वो एक्चुअली उसके क्लैन के आँख की थी, जो एक्चुअली काफ़ी दाम में बेची जाती थी। और ये जो आँख का जो इम्पोस्टर था, मतलब जहाँ पर ये आँख बेची जाती थी, वो वाला काला मार्केट का जो सौदागर था वो यहीं पर ही रहा करता था, जिसकी वजह से उसे ये बात पता चल गई थी कि फैंटम ट्रूप ही वो लोग हैं जो इनकी आंखों को बेचने का काम करते हैं। जिसकी वजह से कुरापिका जो था वो इस चीज़ को तो नहीं कलेक्ट कर पाया, लेकिन उसने काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, जिसकी वजह से इन सभी ने कुरापिका की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की और ये सभी लोग टेस्ट में पास हो गए। अब यहाँ पर कुरापिका और उसकी जो गैंग थी, ये सभी लोग उस माफिया की पार्टी में उनकी रक्षा करने गए थे, जहाँ पर कुरापिका जो था वो जब रक्षा कर रहा था, तब एक लड़की जो एक्चुअली उसकी पार्टनर थी, वो उससे ये सवाल करती है कि आखिर तुम उस एक फोटो को देखने के बाद तुम ऐसे क्यों सडन शॉक हो गए, जहाँ पर कुरापिका जो था वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी उस लेडी को बता देता है। और तब वो जो लेडी थी वो ये कहती है कि एक्चुअली मैं भी पहले काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक श्राप लगा था, जहाँ पर मैंने एक बहुत जहरीली चीज़ को छुआ था, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत गंदा वाला श्राप लगा था और इस श्राप की वजह से मेरी सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए चली गई, जिसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि ये मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं इतना सारा पैसा कमाऊँ ताकि मैं इस श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो पाऊँ। जिसकी वजह से कुरापिका जो था वो उसकी हर एक बात मानता है और तब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि माफिया की मीटिंग के दौरान अचानक से फैंटम ट्रूप के जो लोग थे वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पे पहुँचने के बाद अचानक से सारे माफियाज के ऊपर हमला स्टार्ट करते हैं, जिसमें इन हमले के बीच में दो उनके जो ग्रुप के लोग थे, यानी कुरापिका के जो दो ग्रुप के लोग थे, उन दोनों की डेथ हो चुकी थी। और तब तीसरे चौथे, यानी जो दूसरी लेडी थी जो चुंबन से किसी की भी हत्या कर सकती थी, और उसे ऐसा जो दूसरा शख्स था, वो दोनों जब उस फैंटम ट्रूप के लोगों को पकड़ने जाते हैं, तब तक फैंटम ट्रूप के लोग उन्हें ही ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से फैंटम ट्रूप के जो लोग थे वो वहाँ पे लाश को पूरी तरीके से छुपा देते हैं, ताकि वो इस लाश को कम्प्लीटली छुपाने के बाद वहाँ से भाग सके। लेकिन इन लोगों को मर्चेंडाइज के बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से ये सभी लोग वहां से निकल चुके थे ताकि ये सभी लोग मर्चेंडाइज को ढूंढ सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फैंटम ट्रूप को ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। एक्चुअली इन माफियास ने एक हाइड आउट भी छुपाया रखा है, जहाँ पर इस हाइड आउट के अंदर शायद से ये मर्चेंडाइज छुपाया गया है, जिसकी वजह से जो फैंटम ट्रूप के लोग थे वो सभी लोग उस हाइड आउट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर कुरापिका और उसकी गैंग भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। और तब कुरापिका और उसकी गैंग के पहुँचने के बाद ये लोग वहीं पर ही रुके थे, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि माफिया के जो बाकी के लोग थे ये सभी फैंटम ट्रूप के लोगों को मारने आए थे। लेकिन तब तक फैंटम ट्रूप का एक शख्स जिसका नाम था उवोगिन, वो एक्चुअली जंप मारता है और तब वो इन सभी को मारने का प्लान करता है, ताकि वो इन सभी को मारने के बाद अपने ग्रुप की रक्षा कर सके, जिसकी वजह से वो इन सभी को खत्म कर देता है। और उसकी असह्य ताकत देखने की वजह से कुरापिका जो था वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर इसके अंदर इतनी ताकत आ कैसे सकती है। एक्चुअली वो गोलियों से तो नहीं, लेकिन मिसाइलों से भी बच रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर की ताकत काफी ज्यादा थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुरापिका और उसे असद, जो उसके गैंग मेंबर्स थे, ये सभी लोग प्लान कर रहे थे कि तभी अचानक से शैडोस
शैडो क्विस्ट नाम की एक आर्मी आती है, जहाँ पर ये 7 लोगों का ग्रुप था और उसमें से सिर्फ 3 लोग ही अभी तक आए थे। जहाँ पर वो 3 लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि वो इन सभी को ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो शैडो आर्मी थी वो इनको मारने के लिए आती है। जहाँ पर वो उन्हें मारने में थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो चुकी थी, लेकिन वोगिन ने उसे ही मार डाला था, जिसकी वजह से कुरापिका को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हो रही थी। और तब कुरापिका की नाराज़गी इस कदर थी कि वो वोगिन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था, जिसकी वजह से वो वोगिन के पास जा रहा था। लेकिन तब तक उस क्लामर ने, जो एक्चुअली एक रिनेन का यूज़ करके किसी को भी काम और किसी को भी एग्रेसिव बना सकती थी, उसने कुरापिका को काम कर दिया था, जिसकी वजह से कुरापिका का गुस्सा पूरी तरीके से ठंडा हो गया। और तब हम ये देखते हैं कि कुरापिका जो था वो चालाकी से वोगिन को अपने चेन्स में जकड़ लेता है, जहाँ पर उसे चेन्स में जकड़ने के बाद वो और उसकी जो पूरी टीम थी ये उस वोगिन को लेकर जाते हैं ताकि वो वोगिन से पूछताछ वगैरह कर सके। अब यहाँ पर वोगिन जो था वो बेहोश पड़ा हुआ था, जहाँ पर जब उसे होश आता है अ, तब कुरापिका उससे ये सवाल करता है कि आखिर वो मर्चेंडाइज कहाँ छुपाया हुआ है। जहाँ पर वोगिन का ये कहना था कि हम भी उस मर्चेंडाइज को ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें खुद को नहीं पता कि आखिर वो मर्चेंडाइज है किधर। जहाँ पर कुरापिका जो था वो वोगिन को मारने की कोशिश करता है, और तब वोगिन जो था वो कुरापिका को देख के ये कहता है कि मैं तेरे से जल्दी बदला लूंगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उनका जो सिक्योरिटी हेड था उसका ये कहना था कि एक्चुअली इसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, जिसकी वजह से हम सभी को इसे छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उनका जो सिक्योरिटी हेड था वो उनके कम्युनिटी यानी कैंटम ट्रूप के लोगों को कॉल कर कर यहाँ पर बुलवाता है, ताकि यहाँ पर बुलवाने के बाद वो उसे ले जाया जा सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुरापिका जो था वो उसे एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से, जहाँ पर उस अननोन नंबर का जो कॉलर था वो हिसुका था। और तब हिसुका उसे एक जगह पर बुलाता है, जहाँ पर हिसुका और उसे साथ कुरापिका ये दोनों एक डील करते हैं। और इस डील के अनुसार अगर कुरापिका ने हिसुका का साथ देकर फैंटम ट्रूप के बॉस को ख़त्म कर दिया तो वो एक अगले बॉस की पोजीशन पे आएगा, और उसे उस बॉस के पोजीशन पे आना था क्योंकि उसे ये काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग लगता था कि वो बॉस की पोजीशन पे है, जिसकी वजह से वो इस बॉस के पोजीशन में आना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। जिसकी वजह से उसने कुरापिका की हेल्प मांगने का डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पर कुरापिका का ये कहना था कि वो सोच के बताएगा, कल इसी वक्त में जिस वक्त में हिसुका ने उसे बुलाया था उसी वक्त में वापस आना पड़ेगा, तभी जाके मैं अपने सवाल का जवाब दूंगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि फैंटम ट्रूप के जो लोग थे वो वोगिन को बचाने आते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी हेड को भी मार डालते हैं। जिसके बाद वो वोगिन को बचा लेते हैं, और तब वोगिन जो था उसे बचाने के बाद वोगिन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था कुरापिका पे, क्योंकि कुरापिका ने उसे चैलेंज किया था और उसके वो ईगो पे ठेस पहुंची थी, जिसकी वजह से वो कुरापिका को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। जिसकी वजह से वो कुरापिका का वेट कर रहा था ताकि वो कुरापिका को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कुरापिका और उसके जो गैंग मेंबर्स थे उनको ये बात पता चल जाती है कि सिक्योरिटी हेड मारा गया है, जिसकी वजह से वो उस लड़की जो एक्चुअली उस मेन माफिया की बेटी थी उसके फ़ोन का यूज़ करके वो अपने मेन बॉस को कॉल करते हैं। जहाँ पर वो अपने मेन बॉस को कॉल करते वक्त कुरापिका जो था वो उनके बेटी के सिक्योरिटी की पूरी अश्योरेंस देता है, और तब वहाँ का जो मेन माफिया था वो कुरापिका को अगला सिक्योरिटी हेड बनाता है। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि कुरापिका जो था वो इन सभी लोगों को ये आदेश देता है कि इस लड़की को यहाँ से जल्दी ले जाया जाए, क्योंकि वोगिन इस लड़की के पीछे आएगा, जिसकी वजह से हम सभी को इस लड़की से दूर मतलब इस लड़की को दूसरे जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वोगिन और उसे साथ फैंटम ट्रूप की जो गैंग थी वो सभी लोग इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, और तब उन्हें मेन माफियाज की इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी थी जो सिर्फ हंटर को ही पता थी। और अगर आप सभी ने इसका सीजन 1 की वीडियो देखी होगी तो हिसुका जो था उसे हंटर का लाइसेंस मिल चुका था, जिसकी वजह से उसके हंटर के लाइसेंस का यूज़ करके उबोगिन और उसकी फैंटम ट्रूप गैंग ने पूरी तरीके से उस मेन माफिया के पूरे फैमिली चार्ट की इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। जिसके बाद कुरापिका को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, और तब कुरापिका जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो वोगिन से लड़ेगा। जहाँ पर वो और वोगिन एक साथ मिलते हैं, और तब वो दोनों एक जगह डिसाइड करते हैं जहाँ पर ये सभी लोग लड़ेंगे। अब यहाँ पर वोगिन जो था वो कुरापिका को मारने के लिए काफ़ी टाइम से तैयार था, जहाँ पर वोगिन और उसके साथ कुरापिका इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन कुरापिका की ताकत असह्य थी, जिसकी वजह से वोगिन को इस बात की हैरानी थी कि आखिर उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ गई। जिसके बाद वो कुरापिका का हाथ तोड़ने की कोशिश करता है यूजिंग द स्मोकिंग बॉम्ब, लेकिन
कुरापिका उसे बैडली अटैक मतलब कुरापिका उस बैडली अटैक के बाद भी सरवाइव कर जाता है, जहाँ पर वो अपने आप की चेन एक इनविजिबल चेन नेन से बनाता है और उस चेन का यूज़ करके वो वोगिन को पूरी तरीके से चेन में जकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने राज के बारे में बताता है। एक्चुअली जिस क्लैन से कुरापिका बिलोंग करता है, उस क्लैन के जो लोग थे वो असहाय ताकत के भंडार से बने हुए थे, जिसकी वजह से उसकी जो ट्रेनिंग के दिन थे तब जिस कैप्टन ने उसे एक नेन के बारे में पढ़ाया था, तब उसके नेन के जो कैप्टन थे उसका ये कहना था कि एक काफ़ी ज़्यादा असहाय ताकतवर इंसान ही सारे नेन्स को यूज़ कर सकता है और शायद से वो ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। जिसके बाद कुरापिका ने अपनी एक्चुअल पहचान अपने कैप्टन को दिखाई थी और अपनी एक्चुअल पहचान दिखाने के बाद वो हर एक नेन का यूज़ कर सकता था, जिसकी वजह से कुरापिका हर एक नेन को एक्सेस कर सकता था। और अगर आपने इसके सीज़न 2 की वीडियो को देखा होगा तो नेन का जो असर है वो एक्चुअली एक तरह से हमारे बायोलॉजिकल वे से बनता है। अगर आप 5 तरह के नेन होते हैं जिसमें हम सिर्फ 2 ही तरीके के नेन्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान जो नेन सीख रहा है वो सिर्फ 2 ही तरीके के नेन को एक्सेस कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज ऑरा। लेकिन अगर उस शख्स का ऑरा काफ़ी ज़्यादा होगा तो वो हर एक नेन को एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से उस हर एक नेन को एक्सेस करने की वजह से कुरापिका के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत आ चुकी थी। और तब हर एक नेन का यूज़ करके कुरापिका ने अपने हाथों को भी हील कर लिया था और तब वोगिन को भी हत्या कर दी थी। जिसके बाद वोगिन की हत्या करने के बाद वोगिन की मौत के बारे में फैंटम ट्रूप को भी पता चला था और तब फैंटम ट्रूप ने इन सभी से बदला लेने का डिसाइड किया। एक्चुअली कुरापिका ने वोगिन को इसी वजह से चुना था क्योंकि कुरापिका अगर वोगिन जैसे ताकतवर बंदे को हरा सकता है तो शायद से वो फैंटम ट्रूप के हर एक शख्स को हरा सकता है, जिसकी वजह से वो फैंटम ट्रूप को हमेशा हमेशा के लिए वैनिश करना चाहता था। और तब उसने ये ट्रिक यूज़ करी ताकि वो वोगिन के थ्रू इन पूरे फैंटम ट्रूप तक पहुंच सके, जहां पर हम ये देखते हैं कि गॉन और किलोवा और लियोरियो ये जो थे ये थोड़े से छोटे छोटे मैचेस वगैरह कर कर पैसा वगैरह कमा रहे थे, जहाँ पर इन सभी को ये खबर मिल चुकी थी कि फैंटम ट्रूप के जो लोग थे वो एक्चुअली एक तरह का ऑक्शन कर रहे हैं मर्चेंडाइज रिलेटेड, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें काफ़ी कुछ खास हो, जिसकी वजह से गॉन और किलो और लियोरियो ये तीनों उन चीज़ों की खोज के लिए मार्केट में जाते हैं। जहाँ पर उस मार्केट में गॉन को एक चाकू दिखता है जिसमें से काफ़ी ह्यूज ऑरा आ रहा था और ये ऑरा को देखने के बाद मतलब ये ऑरा गॉन जब ये किलोवा को दिखाता है तब किलोवा को भी यही सिमिलर ऑरा दिख रहा था, जिसके बाद वो लियोरियो को ये पास ऑन करता है। लेकिन लियोरियो की नेन की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा कंप्लीट ना होने की वजह से वो इस ऑरा को देख नहीं पा रहा था, जिसके बाद वो इस चाकू के बारे में उस दुकानदार से पूछता है और तब वो दुकानदार ये कहता है कि एक्चुअली इस मार्केट का ये रूल है कि अगर तुम किसी भी प्राइसिंग को लगाओगे मतलब तुम किसी भी प्राइस को लगाओगे और उस प्राइस के अनुसार अगर तुम जीत गए लास्ट डे में तो शायद से तुम प्राइसेस जीत सकते हो। जिसके बाद गॉन किलोवा ये दोनों जो थे ये उस पूरे मार्केट में घूमते हैं, जहाँ पर उस पूरे मार्केट में घूमने के बाद ये दोनों लोग वहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे अपनी बीट लगाते हैं, जहाँ पर अपनी बीट लगाने के बाद ये कुछ चीज़ों को जीत जाते हैं। जिसके बाद ये उसे एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते थे, पर ऑक्शन प्लेटफॉर्म वाले इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद गॉन और किलोवा जो थे ये दोनों लोग वहाँ एक दुकान में जाते हैं जो एक्चुअली एक कबाड़ी की दुकान थी। और इस दुकान पे जाने के बाद कबाड़ी वाला जब इन सारी चीज़ों को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थी ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा अमीरी टाइप की चीज़ें थी और ये काफ़ी ज़्यादा एंशंट चीज़ें थी, जिसकी वजह से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। और तब वो इन सभी को 3 से 4 लाख रुपए देने की बात कर रहा था। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि एक अनजाना शख्स उस दुकान में पहुंचता है, जहां पर वो एक चीज़ को जो एक्चुअली एक वुडन की मूर्ति थी उसके अंदर एक खजाना होने की बात करता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसका जो असिस्टेंट था, जो कबाड़ी वाले का जो असिस्टेंट था, वो उसे फेक ठहराने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो जो बंदा था वो खुद को एज अ अप्राइजल कहता है कि वो एंटिक चीज़ों को कलेक्ट करने वाला एक कलेक्टर है और उसे सारी चीज़ें पता है कि आखिर कौन से एंटिक चीज़ कहाँ पे मिलती है। जिसके बाद वो उस असिस्टेंट को ये कहता है कि अगर उसने ये प्रूफ कर दिखाया कि इसके अंदर कोई भी खजाना नहीं है तो वो उसका हमेशा हमेशा के लिए नौकर बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो असिस्टेंट था वो ये हार जाता है। जिसके बाद
जो अनजाना शख्स था वो उस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें काफ़ी सारे सोने के सिक्के थे। और इन सोने के सिक्कों को गॉन और किलोवा इन दोनों ने यूज़ करने की कोशिश की, जहाँ पर आधे से ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत सिक्के उस बंदे को भी दिए। जहाँ पर वो जो शख्स था वो उनसे ये बात पूछता है कि आखिर तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत का क्यों है। जहाँ पर गॉन और किलोवा का ये कहना था कि एक्चुअली गॉन के फादर का जो क्लू है वो एक तरह के ग्रीनलैंड नाम के गेम के अंदर है, और इस गेम को खोजने के लिए इन लोगों को काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया। जिसके बाद जो अनजाना शख्स था वो गॉन की एक क्यूरियोसिटी देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि ऐसी क्यूरियोसिटी वाले लोग काफ़ी कम ही उसे देखने को मिले थे, जिसकी वजह से वो गॉन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था। और तब वो गॉन और किलोवा को बाय बोल कर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि गॉन को लियोरियो की तरफ से फ़ोन आता है, जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि फैंटम ट्रूप के 2 मेंबर्स उससे मिलने आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सावधान रहो। और यहीं पर ही इसका एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। तो फिर यार ये थी स्टोरी इसके एपिसोड नंबर 1 से लेकर 10 तक की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा, तो उसके लिए प्लीज़ रुकिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।